बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ आज बड़े फैसले होने हैं जी एनसीओसी में, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और रिसेंटली जो वीकेंड पर यह खबर मिली कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को भी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, तो हम दुआ करते हैं कि जल्द अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए, क्योंकि इस वक्त कोरोना के केसेस मजीद बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो कहा जा रहा है कि यूके स्ट्रेन वायरस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी ट्रांसमिट होने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और वो 70 टाइम्स कुछ रिसर्चेस में ये भी आया है कि ज़्यादा स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब 3000 प्लस केसेस आ रहे हैं, और कल भी 3600 केसेस थे और आज 3626 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। प्लीज़ इसका सिर्फ एक ही हल है कि आपने तमाम SOPs को फॉलो करना है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर भी अब मजीद पाबंदियां लगने के इम्कान जो हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे और हॉस्पिटल्स की सिचुएशन जो है वहाँ भी लोग क्रिटिकली रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाते हैं, या अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो इसमें हमने अपना रोल सिर्फ ये प्ले करना है कि हम उस वायरस को स्प्रेड ना कर सकें या खुद इफेक्ट ना हो उससे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अब हम आज ये भी देखेंगे कि एनसीओसी क्या फैसले करने जाता है। और फिर चूँकि बात की सिचुएशन की, तो अगर बात करें हम मौसम की सिचुएशन की, तो वो एक दफ़ा फिर हमने देखा है कि ओवरऑल कुछ बेहतर हो रहा है। बारिशों का सिलसिला जारी है लाहौर में, उसकी गिरदनवा में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी एक दफ़ा फिर लोग जाना शुरू हो गए हैं। तो ये ऐसे लग रहा है कि जो सिचुएशन मौसम की है वो एक दफ़ा जाती होती है ना, गर्मी आ रही है और सर्दी जा रही है, वो थोड़ी सी ब्रेक लगी हुई है। बिल्कुल, और बारिशें होती हैं इस सीजन में, लेकिन पंजाब और KPK में तो मौसम खुशगवार है। अलबत्ता कराची में भी मौसम बुरा नहीं है, बेहतर है, हवाएं चल रही हैं शाम में, लेकिन अब गर्मी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये बारिशों का पूरा स्पेल गुजर जाएगा उसके बाद, और इस पर भी हम बात करेंगे। और भी बहुत कुछ है शो में। सबसे पहले चलते हैं अपने टॉप स्टोरीज की तरफ और देख लेते हैं कि आज की हमारी सबसे टॉप स्टोरी जो है वो कौन सी है। कोविड के हवाले से ही हम बात करेंगे जी। स्मार्ट लॉकडाउन सख्त होगा या मुकम्मल होगा, फैसला आज किया जाएगा। जबकि वज़ीर तालीम शफकत महमूद भी कहते हैं कि तालीमी इदारे खोलने या फिर बंद रखने पर फैसला 24 मार्च के इजलास में किया जाएगा। और फिर इसके बाद वफाकी काबीना ने कोरोना के 2 वैक्सीन की कीमत फरोख्त मंजूरी दे दी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराक पर मुश्तमिल जो कीमत है पैक की वो होगी 8,449 रुपये, जबकि चीनी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन कॉन्विडेसा की फी इंजेक्शन कीमत 4,225 रुपये मुकर्रर की गई है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 20 अफराद जान की बाजी हार गए और एक दिन में 3,669 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केस आने की शरह बढ़कर 8.7% हो गई है। और फिर अगर सियासी सूरत हाल देखें तो मरीम नवाज ने 2 टोक का ऐलान कर दिया है। नैब के सामने उन्होंने कहा कि मैं पेश होंगी, अब कुर्बानियाँ देने का नहीं हिसाब लेने का वक्त है। कहती हैं नवाज शरीफ के बारे में अगर कोई बात करेगा तो उसकी ज़बान खींच लेंगे। और ओवर द वीकेंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मौलाना फैज़ुल रहमान की जाती उम्रा मरीम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इस्तीफों में असम्बलियों से इस्तीफे और अपोजिशन इत्तेहाद की आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज न करने पर भी इत्तफाक हुआ है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आने वाली है जी। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमत में मजमूई तौर पर 5.65 रुपये फी यूनिट इजाफे के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस का मकसद बिजली सार्फिन से अक्टूबर तक 884 अरब रुपये इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो ये तो थी जी हमारी टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम बात करेंगे, लेकिन बाकायदा कोविड की सिचुएशन के हवाले से करेंगे जी। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 8.7 की रेशो जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और हम अपडेट्स पढ़ रहे हैं और ये कोविड की सूरत हाल देख रहे हैं, वो किसी तौर कंट्रोल नहीं हो रहा। और अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो यही रेशो जो है वो मजीद बढ़ती चलेगी। बिल्कुल, और रेशो इसी तरह बढ़ती रही तो फिर केसेस भी बढ़ेंगे और लॉकडाउन में सख्ती भी आएगी। एनसीओसी इसका जायजा लेगी। आज इस्लामाबाद में एक अहम बैठक होने वाली है। इजलास में तमाम सूबों में कोरोना से निपटने के इक़दाम, सूरत हाल का तफसीली जायजा और फिर मुल्क में तजारती मराकज़ सियाहती सरगर्मी से मुतालिक नई पॉलिसी पर भी गौर होगा और हॉटस्पॉट एरिया से मुतालिक मजीद सख्त SOPs पर भी गौर किया जाएगा। और इसके अलावा एनसीओसी के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद जहाँ पर नहीं हुआ उनके खिलाफ क्या किया जाना है, कैसे क्रैकडाउन किया जाना है, उस पर भी फैसले होंगे। और स्कूलों के हवाले से डिसाइड किया जाएगा 24 मार्च को एक अहम मीटिंग होगी जिसमें सेहत और तालीम के वज़रा जो हैं उस इजलास में मौजूद होंगे। और तालीमी इदारे खुले रखने हैं या मजीद बंद करने हैं, ये उस तमाम इजलास में डिसाइड किया जाएगा 24 मार्च को। फिलहाल सूरत हाल क्या है, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा।
अक्सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आज एनसीओसी का एक अहम इजलास होने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मजीद पाबंदियां लग सकती हैं। 8.7 रेशो तो हमने फर्स्ट वेव में भी इसको क्रॉस नहीं किया था, इस कदर बढ़ गई है पॉजिटिविटी की रेशो। जी बिल्कुल सीमल, ये तो आप ओवरऑल पाकिस्तान की बता रही हैं और कुछ शहरों में जो कि हमारे बड़े शहर हैं उनमें 10% से भी अबव पॉजिटिविटी रेट आ रहा है और कुछ शहरों में 18, 20 और 24, 25% भी पॉजिटिविटी रेट है। सो ओवरऑल भी सिचुएशन बहुत ख़राब है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब की, सिंध की, इस्लामाबाद कैपिटल, रावलपिंडी, इनमें केसेस का पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई जा रहा है। इसीलिए आई थिंक मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे लास्ट वीक जब बात की तो मैंने कहा कि सिचुएशन को एनालाइज करके देखा जाएगा कि अगर ट्रेंड राइजिंग होगा तो हमें शायद मजीद सख्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। सही डॉक्टर साहबा, तो जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से हमने देखा है कि 2 वीक्स का कहा गया था, 28 मार्च तक सूरत हाल कैसी रहेगी। अब ये जो आज ही एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है 22 को, इसका मतलब है कि अभी से डिसाइड कर लेना है कि 28 मार्च को भी खोलना है या फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा। जो भी सिचुएशन होती है इसमें तजारती जो सूरत हाल हमने देखा एहतजाज भी हो रहे हैं, क्या इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि उनसे कैसे निपटना है? देखिए, हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हेल्थ हमारी हमेशा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। जान है तो जहान है, अगर ज़िंदगी रहेगी तो कारोबार भी चलते हैं, मईशत भी मुस्तहकम होती है। सो आई थिंक कि एनसीओसी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जाहिर है कि वो अपनी पॉपुलेशन की वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सख्त फैसले भी करेंगी और आज के फैसले के बाद ही हम कुछ बता सकेंगे कि क्या मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं और स्कूलों और कारोबार को बंद करने की न्यूज़ आ रही है या क्या है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल्स की सिचुएशन क्या है इस वक्त, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल में होती हैं, देखती हैं, पेशेंट्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी रेशो क्या है? देखिए, हॉस्पिटल्स जो है इस वक्त, मैं क्योंकि लाहौर में होती हूँ तो उसकी सिचुएशन आपको बता सकती हूँ कि लाहौर में इस वक्त 700 से ज़ायद कोविड-19 के पेशेंट्स एडमिटेड हैं और एक दिन में ऑन एन एवरेज 120 से 130 के बीच में एडमिशन्स हो रहे हैं और 20 से 30 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठ रहे हैं। सो कोविड-19 इज एट इट्स पीक एट द मोमेंट और जो सिचुएशन हम लास्ट ईयर अप्रैल मई में देख रहे थे वही सिचुएशन अब हमें अर्ली मार्च के एंड में नज़र आ रही है। सो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले साल हमने जून जुलाई में कहा था कि पीक है, शायद ये वाली पीक की तरफ हम जो जा रहे हैं वो इस दफ़ा हम मई में ही एक्सपेक्ट करेंगे। जिस रेट से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस रेट से उनके एडमिशन्स हॉस्पिटल में हो रहे हैं उससे सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तमाम हस्पताल में बेड कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई है, ऑक्सीजन सप्लाई के इंतजाम किए गए हैं, वेंटिलेटर्स का नंबर इंक्रीज़ किया गया है। सो फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अस्पतालों में जगह नहीं है या वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, उनको बहुत बेहतर तरीके से कोप अप किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बर्डन हो रहा है और आपको पता है सीमल कि जो पेशेंट एक दफ़ा एडमिट होता है उसको कम से कम 5-6 डेज तो मिनिमम लगते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में। सो अगर हम डेली बेसिस पे 100-125 मरीज दाखिल करते जाएं और अगले पेशेंट्स डिस्चार्ज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर बर्डन जो है वो इस तरह एक्सीड करता जाता है, तो हमें इश्यूज हो सकते हैं। सो हमें टाइमली उसके लिए भी प्लानिंग करने की डेफिनेटली हमें टाइमली प्लानिंग की ज़रूरत भी है और इस वक्त जो हम 3rd फेज़ में हैं कोविड के, तो सिचुएशन वर्स्ट ना हो जाए, इससे लिए एहतियात भी ज़रूरी है। वहीं पर डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त हो चुकी है क्योंकि वैक्सीन एक गवर्नमेंट लेवल पर तो लग रही है, लेकिन कल इजाज़त दे दी गई प्राइवेटली भी इसको अब ख़रीदने के लिए और 2 वैक्सीन जो हैं, एक रशियन और एक चाइनीज़, उनको कैप भी किया गया कि प्राइस भी मेंटेन रहे और फिर वो भी अवेलेबल हो जाए। तो ये कैसी सूरत हाल है? आपको लगता है कि इससे मज़ीद जल्द से जल्द बेहतरी भी आ सकती है? देखिए, वैक्सीनेशन तो हम शुरू से ही इसका इंतजार कर रहे थे एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि अब वैक्सीन जो है वो नॉट ओनली इन पब्लिक सेक्टर पर प्राइवेट सेक्टर भी अवेलेबल है। लेकिन अब सर ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन को अभी बहुत कम है वैक्सीनेशन का नंबर और जो सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट है वो तब आती है जब 65 से 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारी वैक्सीनेटेड होगी। लेकिन ऑफकोर्स दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ गुड स्टार्ट। तो हम सबको वैक्सीनेशन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। जो लोग 60 साल से अबव है उनको एक्सपो सेंटर में फ्री लगाई जा रही है, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। इसी तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी बड़े मकामात के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। सो एनकरेज कीजिए अपने एल्डरली को इन द फैमिली टू गेट देम सेल्फ वैक्सीनेटेड। हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की जा रही है और अब जल्द ही 2nd और 3rd फेज के अंदर गवर्नमेंट जो है वो बाकी तमाम आवाम के लिए भी वैक्सीनेशन लाने का प्रोग्राम ला रही है और जल्द अज जल्द हम अपने
वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को ज़्यादा एनहांस करेंगे ताकि कवरेज हो सके कम्युनिटी की और फिर हम इस बीमारी से बचें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, आपने जैसे जिक्र किया कि वैक्सीन अवेलेबल है और हमें इस पर बात भी करनी चाहिए, अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि अगर किसी को कोरोना हो चुका और वो उससे रिकवर हो गया तो क्या उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए? और वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स तो कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो है वो उन लोगों को भी लग सकती है जिन्हें ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है, लेकिन उन्हें कम से कम 2 से 3 वीक्स हो जाने चाहिए रिकवर हुए हुए। जब आप एक्टिव डिजीज के फेज में होते हैं उस वक्त आपको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। तो वो लोग जिन्हें अभी बुखार, जुकाम या गले में दर्द या कोई अलामात ऐसी हैं, वो अपना टेस्ट जरूर करा लें और एक्टिव डिजीज के अंदर वैक्सीनेशन को अवॉइड करें। वैक्सीनेशन उन्हीं लोगों में रिकमेंडेड होती है जो या तो रिकवर हो सके हैं या फिर वो एक्सपोज नहीं है वायरस से। लेकिन ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं कि मुझे कोविड हो चुका है और मेरे पास एंटीबॉडीज मौजूद है तो मैं वैक्सीनेशन ना कराऊं। आप फिर भी वैक्सीनेशन कराएं, ये एज ए बूस्टर काम करेगी और आपको ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो कितनी मियाद के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं आफ्टर द डिजीज, ये भी अभी अंडर स्टडीड है और ये नहीं पता। और कुछ री इन्फेक्शन के केसेस भी हमारे सामने आए हैं दुनिया में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरीबडी शुड बी वैक्सीनेटेड। और सेकेंड जो आपका क्वेश्चन था अबाउट द साइड इफेक्ट्स, तो ये वो तमाम वैक्सीन्स हैं जो किल्ड वैक्सीन्स या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं जिसमें लाइव वायरस मौजूद नहीं है। इस वैक्सीन्स के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। बहुत सालों से ये वैक्सीनेशन हम अपने EPR प्रोग्राम के अंदर भी यूज कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ वैक्सीनेशंस, और इनके साथ कोई भी साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं है। मामूली सा बुखार, जिस्म में दर्द या इंजेक्शन साइट पे पेन, ये कुछ अलामात हैं जो आप में जाहिर हो सकती हैं, जो आपको किसी भी वैक्सीनेशन के साथ आपको पता है हो जाती हैं। इसके अलावा इसके साथ कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। इट्स अ प्रीटी सेफ वैक्सीन। दुनिया भर में इसके ट्रायल्स भी किए गए हैं और इसका एफिकेसी रेट भी अच्छा है। तो जरूर इधर उधर की अफवाहों पर कान ना धरें और वैक्सीनेशन की तरफ। जबरदस्त बात की डॉक्टर साहब आपने, और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात की, अफवाहों पर कान ना धरें। एक और मामला हमने देखा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वैक्सीन चूंकि उन्होंने लगवाई और फिर कोरोना हो गया, बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं। मैंने भी ऐसे किया था, पहले वैक्सीन जब ट्रायल बेसिस पे थी तो लगवाई, उसके बाद कोरोना हो गया। तो लोग इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद वैक्सीन क्या असर नहीं कर रही है या वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट हैं। कितने दिन बाद वैक्सीन असर करती है, ये भी जरा क्लियर बता दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबूजर। जब से प्राइम मिनिस्टर साहब की ऐसी खबर आई और उससे पहले भी कुछ केसेस आए तो लोगों के दिल में यह भ्रम आ गया कि कहीं वैक्सीन की वजह से कोविड तो नहीं हो रहा। आई वांट टू क्लेरिफाई टू ऑल द पब्लिक एट लार्ज, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये किल्ड या इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन है और इससे किसी सूरत भी कोरोना नहीं हो सकता। वैक्सीन की 2 डोजेज हैं। वैक्सीन की सेकेंड डोज लगने के बाद, एंड दीज डोजेज आर 3 वीक्स अपार्ट, 21 डेज के वक्फे से लगती हैं। वैक्सीन की दोनों डोजेस होने के 2 हफ्ते के बाद आप इतने प्रोटेक्टेड होते हैं कि आपको डिजीज होने के चांसेस कम हो, और ये डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। सही। सो फिर भी आपको जो है वो डिजीज हो सकती है, बिकॉज एफिकेसी जो है वो वैक्सीन की वो 75-76% है। सो दिमाग में रखिए कि फर्स्ट वैक्सीन की डोज लगने के बाद। बिल्कुल सही डॉक्टर साहबा, अब आपके बिल्कुल अंधेरा हो गया, एकदम लाइट चली गई, लेकिन आपने तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम फ्रूटफुल पॉइंट्स जो हैं वो रेस कर दिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बार बार इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं ताकि लोगों को इनकरेज कर सकें कि वैक्सीन से आपको कोई खतरा नहीं है। अब आपने भी जब ट्रायल UHS का ट्रायल चल रहा था और आपने वो वैक्सीन लगवाई थी डोज, तो उसमें भी 28 डेज का गैप उन्होंने आपको बताया था कि असर करने के लिए। बहुत से लोगों को मैं ये क्लियर करता रह गया कि जी वैक्सीन की वजह से नहीं है, सब कहते तुमने वैक्सीन लगवाई इसलिए कोरोना हो गया। इमरान खान साहब के बारे में अगर इतनी बड़ी लीडरशिप फलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं तो मतलब ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं। इस तरह की अफवाहों से मजीद कंफ्यूजन पैदा होती है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के बारे में स्टडी करें कि वैक्सीन का असर आपको 3 वीक्स के बाद होता है। दैट मीन्स कि 3 वीक्स तक वैक्सीन का अगर असर ही नहीं है तो इस दौरान अगर आप एक्सपोज हो गए या उससे पहले एक्सपोज थे तो आपको कोरोना हो सकता है। तो ये मतलब नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई और 2 दिन बाद कोरोना हो गया तो वो वैक्सीन की वजह से। और मैं तमाम बुजुर्ग हजरात को जो वैक्सीन लगवा रहे हैं या लगवा चुके हैं, प्लीज 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 डॉक्टर साहबा की इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि दूसरी डोज लगने के 2 वीक्स के बाद आप थोड़े से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, कि इम्यून हो सकते हैं। अदरवाइज उससे पहले ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज वैक्सीन लगाई है तो आप सोचें कि अब मैंने मास्क नहीं पहनना या अब मैं कोरोना फ्री हो जाऊंगा, मुझे कोरोना नहीं होगा। प्लीज आपने ऐसे नहीं सोचना। एहतियाती तदाबीर तो
लाजमी करनी है, मास्क को अपना लाइफस्टाइल बना लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और हाथ बार बार धोने। ये 3 चीजें हैं जो अगर हम करते रहें तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को भी फॉलो करेंगे, वैक्सीन के बारे में अपने अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी दूर करें और अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में इसको दूर करें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। आज अगर बड़े फैसले होने जा रहे हैं एनसीओसी में तो उसकी बड़ी वजह यही है कि वैक्सीन को उस तरह से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसके अलावा SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फिर केसेस भी बढ़े हैं 3rd फेज़ की वजह से। तो ये तमाम सिचुएशन पाकिस्तान को मज़ीद परेशानी में डाल सकती है। इकॉनॉमिकली अगर आप देख रहे हैं तो वो भी प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सारी सूरत को देखते हुए आप अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान का मजमूई तौर पर ख्याल रखेंगे अगर आप SOPs को फॉलो करें। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे की, PDM की मीटिंग्स और इसके अलावा मरियम नवाज ने जो कल धुआंधार खिताब किया लाहौर में यूथ कन्वेंशन से, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को 2017 में झूठे इल्ज़ाम पर निकाला गया और आज 22 करोड़ अवाम ये पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। ये फिर वही नारा जो मुसलसल उसके बाद से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नवाज लगाती रही है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट जो उन्होंने कही कि नवाज शरीफ के बारे में जो भी बात करेगा उसकी ज़बान खींच लेंगे। कुछ डिसाइड भी किया गया कि कैसे PDM को आगे लेकर चलना है। पीपल्स पार्टी को साथ रखने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन ये भी तय पाया कि अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं होती तो 9 जमातें जो हैं वो अपना लाएहामल आगे लेकर जाएंगी और इसके बाद शायद लॉन्ग मार्च को प्लान किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की कल बड़ी अहम बैठक हुई जाती उम्रा में, जिस पर ये तमाम सूरत हाल जो है वो डिस्कस की गई। और इसके अलावा कल हमजा शहबाज भी इस मुलाकात में मौजूद थे, गो कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। अब ये तमाम सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या PDM बगैर पीपल्स पार्टी के आगे बढ़ने को तैयार है? क्या इसका उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये अहम सवालात हैं। और फिर मरियम नवाज ने ऐसा क्यों कहा कि अगर नवाज शरीफ के बारे में बात की गई तो हम ज़बान खींच लेंगे? इस पर बात करेंगे। सैयद हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद हमाद गजनवी साहब। हमारे साथ थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। अगर आपके बैकग्राउंड में टीवी लगा है तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी आहिस्ता कर दीजिए ताकि हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। जी हमारे साहब आवाज़ आ रही है आपको? बहुत मध्यम, 1 मिनट ठहरिए। जी हमारे साहब से कुछ टेक्निकली अगर मामला हैं सेटल हो जाने चाहिए। इसके अलावा ये जो मामला मरियम नवाज ने कल उठाया है कि हम बगैर पीपल्स पार्टी के भी आगे बढ़ने को तैयार हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसा कह दिया कि चाहे 3 पार्टीज भी रहेगी तो हम फिर भी एक मजबूत जमात हैं। फिर एक और मामला जो कि सिमन हमें नजर आ रहा है आइंदा चंद दिनों में, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में उन्होंने कहा कि वो तो हमारा ही हक है, नून लीग का उधर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कह दिया नहीं ये पीपल्स पार्टी का हक है। तो ये बेसिकली ऐसी बातें होती हैं जिससे मजीद मामला खराब हो जाता है। बिल्कुल। और टेक्निकली अगर हक देखा जाए तो जिनकी सीटें ज्यादा हैं वो तो पीपल्स पार्टी की डेफिनेटली उनका बन जाता है और वो पीपल्स पार्टी की है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया गया था कि आपका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो आपका होगा। मरियम नवाज साहब ने कल ये ओपनली कह दिया। मतलब इसका मतलब है कि वादे क्या अब निभाने का वक्त है, होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मशरूत तो नहीं था कि अगर हमारे चेयरमैन सेनेट हो गए तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ऑपोजिशन साइड पर हम बैठे, ऑपोजिशन के बेंचों पर अगर हम बैठे तो फिर जो ऑपोजिशन का लीडर है वो नून लीग का होगा। बहरहाल जी अभी आप देखें ये क्या होता है, किस तरह से ये डिसाइड करे। लेकिन मरियम नवाज ने कल ये भी कहा कि हुकूमत दिन गिनना शुरू कर दे और अब जो है वो वक्त आ गया है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ 26 मार्च की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। नैब ने तलब कर रखा है मरियम नवाज को। मरियम नवाज ने अब ऐलान कह दिया है कि वो नैब के सामने जरूर पेश होंगी। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि लास्ट टाइम जब वो नैब के सामने पेश हुई थी तो सूरत हाल लाहौर नैब के बाहर क्या हुई थी। और इसके अलावा मरियम नवाज इस दफा जब पेश होंगी तो PDM के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हम इकट्ठे एक दफा फिर वहां पर जलसे की सूरत में जाएंगे। हमाद गजनवी साहब हमारे साथ हैं। हमाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये सूरत हाल है इस वक्त। अगर हम बात करें PDM की, जो कल मीटिंग हुई मौलाना फजल रहमान साहब की और नून लीग की, बेसिकली तो बड़ी पार्टीज यही थी, कैसे देखते हैं आप इसको, अहम मीटिंग इसको, इसके बाद क्या फैसले हो सकते हैं? मेरा ख्याल है जिस तरह बाकी मुल्क दिलचस्पी से देख रहा है इसी तरह भी सियासत के जो तालिब इल्म है वो भी देख रहे हैं। दरअसल मैं इस मीटिंग को इस तरह देखता हूँ कि यानी 16 मार्च की जो मीटिंग हुई थी PDM की, जिसमें इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ राय हुआ और उसके बाद फिर यूं लग रहा था जैसे PDM जो है वो जरा पिछड़ रही है और उसमें दरार पड़ रही है और वो पसपा हो रही है। तो ख्याल ये था कि अब ये इनको कुछ वक्त लगेगा दोबारा रीग्रुप करने में और ये इकट्ठे होंगे। लेकिन
फॉरेन पॉलिटिकली एक मैसेज दिया गया है कि हम एक्टिव हैं और हम उसी तरह अपने जो हमारा मिशन है उस पर लगे हुए हैं और हम पीछे नहीं हटे हैं। तो उसी का वो पैगाम दिया जा रहा था। इसीलिए आपने देखा होगा कि मीटिंग की जो टोन थी, जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, वो बड़ी अग्रेसिव, और सारी जो गुफ्तगू है वो बहुत अग्रेसिव है। जैसे आपने ये मिसाल दी ना कि ज़बान ने गुद्दी से खींच ली जाएंगी जो नवाज शरीफ के खिलाफ बोलेंगी, तो इस तरह का मिजाज, या पीपल्स पार्टी के हवाले से भी उन्होंने जो कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो मुस्लिम लीग नून का होगा, तो इससे भी एक अग्रेशन नजर आ रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि जो मौलाना ने कहा कि हम वहां जाएंगे और हम लाखों कारकुनों के साथ वहां पर जाएंगे, तो उनको भी अंदेशा ये है कि जब आप देखते हैं कि मुखालिफ आपका जरा कमजोर हो रहा है तो आप ज्यादा शिद्दत से हमलावर होते हैं। तो इन्हें भी ये खौफ है पीडीएम को कि अगर हमारे बारे में ये मैसेज गया कि ये पार्टियां अगर आपस में कुछ इनका मसाइल पैदा हो गए हैं, तो हो सकता है कि हमारा हरीफ यानी हुकूमत हम पर हमला आवर हो और बाकी भी अपने जो उसके अहदाफ हैं, या ईसीपी पे भी चढ़ दौड़े और हम पर भी सख्तियां आए, हमको नोटिस इश्यू हों, उसकी भी पेशबंदी की जा रही है। और ऑपोजिशन तो चाहती है कि सड़कें जो है वो गर्म हो। तो उनका तो सारा यानी लॉन्ग मार्च की जितनी बात है वो सारी यही है ना कि वो सड़कों को हीट देना चाहते हैं। तो ये भी उसी का एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी थी, उसको वो अवेल करना चाहते हैं और वहां पर वो लोग बहुत सारे जाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह, बल्कि उससे भी बढ़कर, जैसा कि पिछला आपको याद होगा कि 11 अगस्त 2020 की बात है जब मरियम साहिबा वहां गई थी, तो वहां पर कैसे मनाजर हमने देखे थे। और उससे बढ़कर मनाजर उन्होंने यानी अब ये एक तरह से धमकी दी है कि उससे ज्यादा बड़ा तमाशा होगा अगर आप हमें बुलाएंगे वहां पर, हम इस तरह नाक रगड़ते हुए आपके सामने हाजिर नहीं होना चाहते। ये उन्होंने प्रिसाइसली कहा कि अब इंसाफ का वक्त है, अब कुर्बानियां देने का वक्त नहीं है। तो ये सारी टोन जो है उसको मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम देखें जो मुल्क में इस वक्त हो रहा है तो समझ में आती है। जी और कुछ बात हमाद साहब, आपने कहा कि ये तमाम सिनेरियो जो है वो पीडीएम मोर एग्रेसिव इंटेंसिटी दिखाएगी, तभी उनका इम्पैक्ट जो है वो रहेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी किधर गई? अब पीपल्स पार्टी तो साइड पर हो गई, बट क्या आपको लगता है कि उनका वे आउट क्लियर रहा और अब वो वापस नहीं आने वाले, या वापसी पे आप इनका इत्तेफाक नहीं देखते अब दोबारा? देखिए, ये तो इसके बारे में तो प्रेडिक्ट करना फौरन ये मेरा ख्याल अच्छी बात भी नहीं होगी। लेकिन मैं यानी हम एक एनालिस्ट के तौर पे मैं समझता हूं कि कोशिश की जा रही है और कोशिशें मुसलसल की जाएंगी कि इनके दरमियान जो ये चीजें जो हो जाती हैं इसको किसी तरह इन क्रैक्स को ढांपा जा सके। तो लेकिन फिलहाल जो आपने बात कही ना वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम इनके दरमियान एक आपको नजर आ रहा है फ्रिक्शन सी एक नजर आ रही है, जिसका इजहार आप मुसलसल देख भी रहे हैं और आगे भी। यानी आप देखिए ना, NA 249 का इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, अपने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया हुआ है। और कल मैं सुन रहा था तो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कह रहे थे कि हमने बिल्कुल दिया हुआ है, जैसे PMLN ने दिया हुआ है, ना उन्होंने हमसे पूछ कर दिया है ना हमने उनसे पूछ कर दिया है। तो पीडीएम की जमातों को ये इजाजत है कि वो अपने कैंडिडेट दे सकती हैं या नहीं। मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि इशारे यही हैं कि इस वक्त बात जो है उनके दरमियान वो जरा बिगड़ी हुई है और उसको बनाने की कोशिश बहरहाल जरूर की जाएगी क्योंकि उनके मफादात इकट्ठे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। हमाद साहब, आपने कहा कि पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी को लेकर तो इख्तलाफात हैं, लेकिन कल एक और अहम सवाल भी मरीम नवाज साहबा से किया गया था और ये मौजूदगी हमजा शहबाज की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि क्लियर है कि अब हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं, लेकिन वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। उनकी जो इस वक्त एक्टिवनेस है रिगार्डिंग पीडीएम और फिर जो सूरत इस पर सवाल उठाए गए, इसको कैसे देखते हैं? क्या हमजा शहबाज और जो ये सेगमेंट है नून लीग का जहाँ पर हमजा शहबाज सपोर्टिंग लाहौर सारा, ये क्या साथ है आपको लगता है फुली? अच्छा जी, बात इसमें ये है, ये तो हम सुन रहे हैं मामला कि शरीफ खानदान के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए, नाराजियां बढ़ गई। ये अब नहीं सुन रहे, ये हम सुन रहे हैं 35 साल से। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा 35 साल से ये बात दुरुस्त भी है। इसलिए कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो मुख्तलिफ तर्ज की है और उनके दरमियान भी ये इख्तलाफ रहा है मुसलसल। और अब इन दोनों के दरमियान भी यानी मरियम के और हमजा के ये इख्तलाफ बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो उसको एक खास हद से आगे नहीं जाने देते। पहले कम से कम आज तक ये हुआ है कि 35 साल ये इख्तलाफ एक हद से आगे नहीं गया।
तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो तो साफ कहते हैं कि हम इस अप्रोच से हम मुत्तफिक नहीं है। ये हमजा वगैरह का ख्याल है, यानी शहबाज साहब का भी, कि ये भैंसे को टक्कर नहीं मारनी चाहिए और आप वो बिल्कुल एक और रास्ता लेते हैं। और उसके बारे में उन्होंने दे हैव नेवर मेड एनी बोन्स अबाउट इट कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है और सिर्फ वो अपनी जाती निजी मजलिसों में इस पे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो पब्लिकली ये बात करते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में एक नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए, और अब भी वो यही उनकी अप्रोच है। और इसीलिए उन्होंने गुफ्तगू भी नहीं की, क्योंकि खड़े होकर अगर आपने इस सख्त जबान में और इतनी अग्रेसिव गुफ्तगू करनी है तो वो हमजा और शहबाज साहब दोनों ही उसका हिस्सा नहीं बनते। इस तरह बराह रास्त तो वो नहीं बनते। बिल्कुल सही हमारे साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई नई बात नहीं है, ये भी चल रही है पुरानी बात, पुरानी बात ही चल रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि विद इन पार्टी भी इख्तलाफात चल रहे हैं और अब विद इन पीडीएम जो इख्तलाफात चल रहे हैं, इन्होंने तो दावा किया था कि हम गवर्नमेंट को घर भगाएंगे। ये तो एक दूसरे से ही इख्तलाफात की जद में आ गए हैं। तो जो मेन कोर बनाने का मकसद था, जो कोर थी पीडीएम की कि गवर्नमेंट को घर भेजना है, उसके ऊपर तो अब कोई बात नहीं कर रहा है। ये तो आपस में एक दूसरे को मनाने, नाराज करने के ऊपर बातें चल रही हैं। अब देखिए, ये जो पीडीएम ने जो अपना एजेंडा अनाउंस किया था ना, और वो बहुत एम्बिशियस एजेंडा था। मेरा ख्याल है ऑल डेमोक्रेट्स वुड लव दैट एजेंडा। एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाया जाए, यानी गैर सियासी अनासर की मदाखलत सियासत में बंद होना चाहिए। अब ये बहुत बड़े अहदाफ है, उनमें हुकूमत का जाना भी शामिल है। तो हुकूमत जाना, अब ये जो सियासी मंजरनामा होता है, इसके जो तगय्युरात हैं उन पर मेरा ख्याल है फौरी तौर पर फतवा ऐसे नहीं लगाना चाहिए। हमने जब भी माजी में ऐसा किया, हमें उसमें शर्मिंदगी उठाना पड़ी बाद में। तो पीडीएम का भी यही मामला है, उसमें ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नशेब व फराज आते रहते हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि उनके आपस की एडजस्टमेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं और वो बिल्कुल साहब आपने जिक्र किया आपस की एडजस्टमेंट का। अब आपस की एडजस्टमेंट में एक और मामला है जो कि हमने देखा भी है कि ये सब कुछ शुरू हुआ, ऐसे लगता है कि इलेक्शंस जब थे सेनेट के, पहले कहा गया कि जो सीट्स हैं वो तो मिल जाएंगी पीपल्स पार्टी को, लेकिन मजीद ये भी हमसे मांगा गया एमपीएस एमएनएस की तरफ से कि नेक्स्ट टाइम हमें नून लीग की सीट दी जाए। कल मरीम नवाज ने ये भी कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं वो हमारे होने चाहिए, और राजा परवेज साहब ने कल शाम को कह दिया कि नहीं, ये तो हमारा हक है। तो ये जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ और फिर ये सेनेट के इलेक्शंस की जो बातें हैं, इस तरफ मजीद मामला खराब नहीं हो गए हैं बजाय के बेहतर होने के? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो अब देखिए ना, एक उनके दरमियान मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे की रूह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेनेट में वो पीएमएलएन का होना था। पीपल्स पार्टी ने ये स्टांस ले लिया कि हम अब नई सूरत हाल में, जबकि गिलानी साहब चेयरमैन नहीं बन सके और जब वो बन पाएंगे, जैसे कि वो अदालत में जाने का इरादा रखते हैं आज, तो जब वो बन पाएंगे तो हम वो सीट छोड़ देंगे और आप मुस्लिम लीग वो सीट ले ले। लेकिन सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है कि ये तो बहुत छोटी छोटी बात, यानी बज़ाहिर छोटी बात नजर आती है। आपने तो बहुत बड़े अहदाफ रखकर आप निकले थे घर से कि हम पूरा निजाम की तब्दीली चाहते हैं, और उसमें एक ये तो बहुत छोटी बातें नजर आती हैं। तो ये ठीक है जी कि पीपल्स पार्टी का इस वक्त जरा रवैया जो है, वो हम सबको मालूम है कि पार्टी जो उसके अपने स्टेक्स है, उसका सिंध है, वो आगे भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर यानी उनको मोहब्बत ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो उसमें उनका एक अप्रोच जो है वो पीडीएम की मेन स्ट्रीम से मुराद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, उनसे जरा हट के उनका स्टांस हो गया जी। तो अब ये कब तक आगे चलता है और किस तरह हम ये देखते हैं। लेकिन एक बात मैं आखिरी आपको ऐड कर दूं कि हुकूमत की जो सबसे बड़ी मुखालिफ है वो पीडीएम नहीं है, हुकूमत की सबसे बड़ी मुखालिफ है महंगाई। वो इस मुल्क में मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। तो ये पीडीएम का रीग्रुप होना ये किसी वक्त भी हो सकता है। असल चीज जो है, हुकूमत अगर महफूज होना चाहती है तो सबसे पहले ये मुल्क में जो सूरत हाल है ना, जीना जो मुश्किल हो गया, उसके ऊपर तवज्जो गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। फिर कोई भी ऑपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी अगर आवाम साथ खड़ी होगी। आवाम परेशान होगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए मसला भी होगा। और हमारे साहब एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जब दो दोस्तों में या दो इत्तेहादियों में लड़ाई होती है ना, तो फिर ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं जब राज खुलना शुरू होते हैं, जब एक दूसरे की बातें बताई जाती हैं। अच्छा, इसने ये बात बता दी तो मैं भी ये बता दूं। तो सियासत में ये भी हो रहा है कि पीडीएम की बातें, जैसे पूरे इजलास की बातें बाहर आई, उसका मकसद यही था ना कि एक दूसरे के राज खोले जाए। अब आपने
जैसे जिक्र किया कि चेयरमैन सेनेट के नतायज को चैलेंज किया जाना है आज, तो मैं आपको बता दूं कि चैलेंज कर दिया गया है और अभी ब्रेकिंग चल रही है, रेड टिकट्स भी चल रहे हैं कि हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? वो जो वोट्स रिजेक्ट हुए, जो कंफ्यूजन हुई कि सामने जो बैनर लिखा हुआ है उस पर कुछ लिखा हुआ है, जो बुकलेट थी उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, आपका कॉमेंट क्या है इस पर? मेरा ख्याल है आपने कर ही दिया कमेंट, एब्सोल्युटली राइट ऑन द स्पॉट। ये देखिए, वो जो लिखी हुई है हिदायत और उनकी रोशनी में, और फिर जो वो पढ़ के सुना रहे हैं वो कुछ और सुना रहे हैं, ये सारी हमने इस पे बहुत डिस्कशन हो चुकी है। इसको अगर आप पूरी चीज एपिसोड का जायजा लें तो आपको यूं नजर आएगा कि 7 वोट जो थे वो एक खास किसी वजह से, जैसे मुख्तलिफ धड़ों को आप कह देते हैं ना, आपके वोट हम पहचानेंगे, आपने यहाँ लगाने हैं, आपने यूं करना है, उस तरह वो वोट एक जगह पर लगवाए गए थे। अब वो उससे इनका भी भला हो रहा था और कुछ और कुव्वतों का भी भला हो रहा था, यानी वो पार्टी से बेवफाई भी नहीं कर रहे थे और इसके साथ साथ वो कुछ और अनासिर के जज्बात की और उनके मंसूबों की तस्कीन का बाइस भी बन रहे थे। खैर, ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब भी अगर आप इस तो केस को अदालत लेकर जाएंगे तो मैं ये समझता हूं कि बहुत मुश्किल है इन वोटों को रिजेक्ट करना, इसलिए कि इसकी बहुत प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर, और सुप्रीम कोर्ट के भी बेंच, हलीम साहब का जो बेंच था, और भी इसकी एग्जांपल्स हैं कि वहां पर ये वोट इंटेंट देखी जाएगी और इन वोट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बजाहिर ये लगता है, मैं नहीं जानता कि अदालत में क्या होने जा रहा है और उनके सामने और भी कौन कौन से हकायक होंगे, लेकिन बजाहिर बादी नजर में ये वोट्स जो हैं इनको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इन वोट्स को रिजेक्ट करना। बहुत शुक्रिया सैयद हम्माद गजनवी साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई हमारी ओवरऑल पीडीएम के हवाले से, और फिर ये जो अब चेयरमैन सेलेक्शन और उसके बाद उसको जो चैलेंज किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ऑलरेडी चैलेंज कर भी दिया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब ये तमाम सूरत हाल है, इस पर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे जी। मोटरवे ज्यादती केस, और ओवर द वीकेंड इसके ऊपर डिसीजन सुना दिया गया, और फ्राइडे के लास्ट शो में जब हमने बात की थी तो बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये बोला था कि जितने शवाहिद, जितने बयानात कलमबंद हुए हैं उसकी रोशनी में इस ज्यादती केस में सजाए मौत ही बनती है, और अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। जी बिल्कुल, और ये जो ट्रायल हुआ 15 दिन का फास्ट ट्रायल और 6 महीने ये केस चला है, इसके बाद जज अरशद हुसैन भुट्टा ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, और फैसले के मुताबिक आबिद मल्ली और शफकत अली ने खातून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। बड़ा दर्दनाक ये वाक़या था, जिसके मतन में फैसले के ये भी कहा गया है कि रेप का जुर्म इंतहाई संगीन है, ऐसे मुल्ज़िमों से आहनी हाथों से निपटना चाहिए। मुतासिरा खातून के इल्ज़ामात हकीकत पर मबनी है, ये तस्लीम किया गया उस तहरीरी फैसले में। मुतासिरा खातून ने न सिर्फ ट्रायल में बल्कि जेल में भी मुजरिमों की शनाख्त की, और अदालती फैसले में है कि तफ्तीशी टीम की कोताहियों के बावजूद खातून की फोरेंसिक गवाही को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ये ट्रायल चल रहा था और समाज जो स्पीडी की गई और डीएनए से भी प्रूव हो गया, अलबत्ता इन दोनों मुल्जिमान ने जब बिल्कुल फाइनल उनसे पूछा गया तो उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद एग्जैक्टली बयानात कलमबंद थे, गवाहों के बयानात कलमबंद थे, और उस खातून ने भी मजिस्ट्रेट के सामने एक्सेप्ट कर चुके थे। एग्जैक्टली। तो फिर अब ये सिचुएशन, अब मेरे ख्याल में ये पूरे कौम के जो जज्बात उसकी तर्जुमानी हुई है, ये फैसला आया है, और इससे बढ़कर तो लोग तो ये कहते हैं कि ओपन हैंगिंग होनी चाहिए, मतलब लोगों के सामने ऐसा इनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। अब ये जो भी हुआ है इसके ऊपर हमने क्या सीखा, ये तो अब कौम देख रही है, और इससे आगे से अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन अगर होता है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये जो फैसला हुआ, अब तक चूंकि कोर्ट से हुआ है तो अब इसको हाई कोर्ट में भी इसके फैसले को मशरूत किया गया है कि हाई कोर्ट के हुक्म से ही इस पर अमल दरामद होगा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से। फिर इसके अलावा एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें ये मुल्ज़िम जो है वो चैलेंज भी कर सकते हैं, जो मुजरिम है वो चैलेंज कर सकते हैं। फिर अगर ये इनकी पिटीशन ना हो एक्सेप्ट, तो फिर इनको हैंगिंग की जाएगी, इनको सजा दी जाएगी, जो कि जिसकी मुस्तहक भी। बिल्कुल, बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच वकास। और आपने ये प्रिडिक्ट किया था कि तमाम ट्रायल की रोशनी में, गवाहों की रोशनी में हम देखते हैं कि सजाए मौत होगी, और अदालत ने ये बड़ा फैसला सुना दिया। जी बिल्कुल इसी तरह, चूंकि जो पोलिंग टेस्ट था, जियो फैक्टिक थे, उनकी फिटनेसेस थे, स्पीकिंग क्लियरली अगेंस्ट द प्रेजेंट यूथ भी कर दिया गया है और गिल्टी है, लिहाजा ये बड़ा एक केस था। आप जो इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो भी बड़ा सिंपल है, 7 दिन का वक्त है, और 7 दिन के अंदर उस पर्सन को
अपनी अपील फाइल, अगर 7 दिन का वक्त लैप्स कर जाता है उसके बाद की सजा, क्योंकि हमारे लॉ के अंदर 376 हमारा जो CRPC का उसके अंदर प्रोविजन रखी है कि सेशन या एंटी टेररिज्म कोर्ट कोई भी ऐसा डिसीजन पास जिनको डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाती है, ऐसे केसेस के अंदर हाई कोर्ट जब कंफर्म नहीं करेगा उस सजाए मौत को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। लिहाजा हाई कोर्ट के सामने ये सारी प्रोसीडिंग रखी जाएंगी और हाई कोर्ट इस पे हतमा फैसला करेगा। ठीक है, बिल्कुल वकास, आपने कहा कि हाई कोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट इसको हतमी फैसला इसका करेगा, उनके साथ ही मशरूत किया गया। ये बताइएगा इस तमाम प्रोसीजर में कितना टाइम मजीद लग सकता है, और फिर जो चैलेंज आपने जिक्र किया कि 1 महीने का टाइम होता है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं इनको सजा मिलती हुई, कितना टाइम लग सकता है? 1 महीने का टाइम नहीं बल्कि 7 दिन का टाइम होता है, क्योंकि हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है उसका सेक्शन 150 एट द सेम टाइम जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का उसका सेक्शन 25, दोज आर वेरी मच लमीनियस इन दिस रिगार्ड, जो कि ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा केस जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन या एंटी टेररिज्म कोर्ट डेथ पेनल्टी अवार्ड कर देती है तो फिर 7 दिन के अंदर मुल्जिम पे इंकम्बेंट है कि वो अपनी अपील फाइल करे। अगर 7 दिन का टाइम वो लैप्स कर जाएगा तो फिर हाई कोर्ट ऑटोमेटिकली उस डिसीजन को कंफर्म कर सकती है, जो 374 और 376 CRPC का मैंने हवाला भी दिया। लिहाजा अगर वो अपील फाइल करता है तो फिर भी मिनिमम टाइम फ्रेम तो इस हवाले से कोई भी नहीं दिया गया ज़ाब्ते में, और ना मैक्सिमम टाइम फ्रेम दिया गया, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम कंसीडर किया जाता है हमारी प्रैक्टिस में वो 6 महीने है, लेकिन इसको मिनिमम टाइम के अंदर डिसाइड कर दिया जाएगा जो कि 1 से 1.5 माह एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अगर मुल्जिम अपनी अपील फाइल करता है 7 दिन के अंदर, जो कि बजाय अगर हम देखें लास्ट वीक से लेकर सैटरडे को ये डिसीजन आया तो ये सैटरडे तक इसके पास टाइम अवेलेबल है, 7 दिन का टाइम, और उसके बाद जल्द से जल्द फैसला मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज खान। जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन है, फैसला तो मतलब हाई कोर्ट से जो फैसला अगर वो अपील हाई कोर्ट से अगर फैसला आना है कि ये राइट है और इसके में कोई चेंजेस नहीं होने वाली हैं, और जो एक्सपेक्टेड भी है कि कोई चेंज नहीं होगी। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अक्सर प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू होती हैं जब हम बात करते हैं कि आपकी मूवमेंट में, वो किसी भी जॉइंट का मूवमेंट हो, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो पेन से सफर शुरू होता है, फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मुतासर होती है। एक सेहतमंद जिंदगी के लिए आपके जो मजबूत होना मतलब जॉइंट्स का, ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर सिमल अगर मामला आ जाए स्पोर्ट्स इंजरी का, जिसके साथ आपका प्रोफेशन भी जुड़ा हुआ है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक्सरसाइज जुड़ी हुई है, तो अगर वहाँ पर मसला आ जाए, फिर हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग इंजरी के बाद या फिर किसी किस्म की बुढ़ापे में भी अगर आ जाती है इंजरी, या फिर जो टाइम जो आपकी वेयर एंड टेयर होती है, उसके बाद आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, उससे डरते रहते हैं। वी प्रेफर कि हम पेन किलर्स के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार लें, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकता है। आपने स्पोर्ट्स इंजरी की बात की, मैं इसमें ट्रॉमा का भी जिक्र कर देती हूँ, जिससे ज्यादातर लोग मुतासर होते हैं और वो कहते हैं कि बस हल्की सी दर्द ही है, हम पेन किलर्स पे गुजारा कर लेंगे। तो ये तमाम प्रोसीजर्स जो किए जाते हैं, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, ये क्या है, क्या एडवांसमेंट आ चुकी है, साइंस इसमें क्या क्या काम कर चुका है, इस पर हम बात करेंगे। ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूके और पाकिस्तान दोनों में प्रैक्टिस भी करते हैं, पेशेंट्स भी देखते हैं, तो दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन जो है वो भी कर सकते हैं और एडवांसमेंट की बात भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आजकल आप पाकिस्तान में थे तो हमारा बिल्कुल एक डिसाइड हुआ कि हम क्यों ना इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने आगाज़ में बात की है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपका जॉइंट्स का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। होता यह है कि वेयर एंड टेयर हो विद एज या फिर ट्रॉमेटिक या इंजरी आ जाए, तो फिर जो प्रॉब्लम आती है उसके बाद लोग इलाज की तरफ नहीं आते हैं, जी सर्जरी नहीं करानी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले बताइएगा ये इसका हल क्या अभी तलाश कर लिया साइंस ने? नहीं, साइंस नहीं, ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है। अगर हम मेडिकल फील्ड को हटा के बात करें तो किसी भी सोसाइटी के अंदर जब अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट हो तो कोई भी इंसान डरता नहीं है उस सिस्टम से केस को एक्सेप्ट करने में। एग्जाम्पल देने के लिए, जिस तरह इंग्लैंड में अगर मैं क्लिनिक में 15 पेशेंट्स देखता हूँ और वो 15 के 15 को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो उनमें से 14 पेशेंट एग्री कर जाते हैं मेरी सिर्फ एक दफ़ा कहने पे कि मुझे लगता है आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है। उसकी वजह है कि वो अपने सिस्टम पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनको पता है कि ये जो डॉक्टर है, ये जो मुझे कह रहा है, ही इज़ नॉट लाइंग, ही इज़ ऑनेस्ट अबाउट द थिंग एंड ही इज़
टेलिंग मी द राइट ट्रीटमेंट फॉर माई प्रॉब्लम। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट है, वो हर चीज़ के अंदर आपने देख लिया कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक फेयर बहुत ज़्यादा है कि मैंने अगर करवा लिया, अल्लाह न करे मेरी टांग खराब हो जाएगी। अब अक्सर पेशेंट मुझे यही बात बोलते हैं कि अगर मैंने सर्जरी कराई तो मैं बिस्तर पर लेट जाऊँगा, मेरे मोहल्ले में किसी की सर्जरी वो सारी ज़िंदगी से बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ नॉलेज, और सिस्टम के अंदर वो रोबस्ट वो ना हो लेवल्स, जिस तरह मैंने इस पे पहले भी शायद इसी प्रोग्राम में बात की है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। अगर आपका आज नज़ला जुकाम है तो हम सीधा चले जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास। इंग्लैंड में अगर आपको नज़ला जुकाम खांसी बच्चों को बुखार है तो सबसे पहले जाएंगे जीपी के पास। जीपी देखेगा, ट्रीट करेगा, एंटीबायोटिक कभी नहीं देगा, उसके बाद वो भेजेगा स्पेशलिस्ट के पास अगर उससे ट्रीट नहीं हो रहा तो वो एक सेट रूल्स एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है। बिल्कुल, आपने लैक ऑफ नॉलेज की बात की, जहां पर लैक ऑफ ट्रस्ट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता ही नहीं है कि साइंस कितनी एडवांस हो गई है, हमारे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन के ऊपर चले जाते हैं और शायद पूरे शहर के स्पेशलिस्ट से रब्ता करके उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। सो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी एडवांसमेंट अवेलेबल है यहाँ पर? अब क्या नी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो क्या अभी भी उसकी सर्जरी वही है कि आपको मुकम्मल बेहोश करके पूरा घुटना खोल के बीच में से जो भी कुछ न्यू एडवांसेस की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ को डेवलप कर रहे हैं। अगर बेसिक नी सर्जरी की बात करें तो आज भी बगैर बेहोश किए, जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, कमर में इंजेक्शन लगा के, बहुत ही सेफ है, उसमें की जाती है। लेकिन अब दुनिया इससे भी आगे जाने लग गई और एक और प्रोसीजर उसको वैलेंट कहते हैं, वाइड अवेक लोकल एनेस्थीसिया, मतलब उठा हुआ पेशेंट, कोई टांग के ऊपर वो कफ नहीं डाला हुआ जो आपको पता है सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज करते हैं, और सिर्फ हम वो इंजेक्शन लगाएंगे जिससे टांग का वो एरिया नम हो जाएगा, मतलब उसमें कोई पेन नहीं होगी, और पेशेंट सर्जरी के दौरान टांग मूव भी कर रहा होगा जब आप सर्जरी कर रहे हैं। इसको कहते हैं वैलेंट। अब इसके ऊपर पिछले 5 साल से डेवलप कंट्रीज में काम होने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पाकिस्तान में अब वो प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो देयर आर न्यू टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर्जरी के दौरान बेहोश किया कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि सर्जरी कितनी स्मूथली की है, वो कितना सेफ है, उसमें पेशेंट को कितना कम पेन हुआ है और कितनी जल्दी पेशेंट लुक फॉर कि सर्जरी में हमारी कंफर्ट कहाँ रहेगी। जी जी, इसलिए देखें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब पेशेंट को होता है दर्द, और ये इंश्योर करना कि पेशेंट को पेन कम हो, यहाँ फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होती है कि आपके पास हाई क्वालिटी के एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं जो बेहोश करने वाले हैं, आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट ऑप आपकी केयर करेंगे, और आपके पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो सर्जरी के बाद पेशेंट को दर्द कम करता है। मैं जब पाकिस्तान में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मेरे पेशेंट 3 दिन बाद घर जाते थे, अब उसी दिन घर चले जाते हैं। तो हमने स्लोली ग्रेजुअली सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हम उसी दिन शाम तक पेशेंट को मेजर सर्जरी के बाद भी घर भेजते हैं। मेजर सर्जरी का आपने जिक्र किया कि उसके बाद भी लोग घर चले जाते हैं। अब तो हार्ट सर्जरी में भी ऐसे होता है कि लोगों को कहा जाता है जल्द से जल्द आप चलें फिरें और घर को जाएं ताकि आप रूटीन में आएँ। अब ये इंजरी इसके साथ हो या फिर वेरिएंट हो, एज की वजह से हो, जब ऑपरेट हो गया तो फिर उसके बाद कितने दिन बाद जो पेशेंट होगा वो अपनी रूटीन लाइफ में आ सकता है, या चाहे वो खेलना हो या फिर उसको नॉर्मल एक्सरसाइज हो? अगेन डिपेंड करता है कि सर्जरी है क्या। अगर यंगर पेशेंट्स में मैं सर्जरी करता हूं तो ज़्यादातर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन होती है कि टांग के अंदर जो लिगामेंट है डैमेज है, उसके अंदर पेशेंट की रूटीनली 10 दिन में वो चलने लग जाते हैं, ऑफिस वर्क 12 दिन में स्टार्ट कर देते हैं, और अपनी साइकिलिंग जिम ट्रेनिंग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि चौथे से छठे हफ्ते। अगर किसी पेशेंट का मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, मतलब उनके जोड़ के ऊपर कवर लगाया जिसको नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है, मैं तो हिप नहीं करता, मैं बहुत स्पेशलाइज्ड हूं नी में, तो अगर मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूं तो वो पेशेंट भी तीसरे दिन घर जाता है। लेकिन उसकी नॉर्मल मोबिलिटी की आप कहें कि मेरी अम्मी कितने दिनों में चलेंगी, 8वें 10वें दिन वो फ्रेम को छोड़ देंगी, 2 हफ्ते में स्टिक पे आ जाएंगी, तीसरे हफ्ते स्टिक भी छोड़ देंगी, और चौथे हफ्ते में इजाजत दे देता हूं 70 या 80 साल के आदमी को भी कि वो गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये पूरा प्रोसीजर्स का जिक्र किया है, ऑब्वियसली आपकी वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, वो आप उसको हैंडल करते हैं, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर मिसमैनेज नजर आती है वो पोस्ट ऑप है, वो फिजियोथेरेपी भी है, और वो तमाम एक्सरसाइजेस टेक्निक्स हैं जो एक डॉक्टर बताते हैं। क्या वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है? प्राइवेटली नहीं, मैं पब्लिक सेक्टर की भी बात कर रही हूं। मैंने कभी पब्लिक सेक्टर में सीमल काम नहीं किया, मेरी पूरी लाइफ में प्रायर प्रैक्टिस में, इंग्लैंड में भी मैं कंसल्टेंट था, यहाँ भी प्रॉब्लम वही जिस तरह बताया कि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो आप ट्रांसफर कैसे करेंगे नॉलेज। आप हैरान रह जाएंगे ये सुन के कि पाकिस्तान की 35-36 ईयर्स की तारीख के अंदर जो हमारी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है जो बहुत मेहनत कर रही है, मैं वाहिद सर्जन हूँ जिसने पहली फेलोशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया 2018 में, अपनी जेब से फेलो को ट्रेन किया। अब वो
पेशावर में काम कर रहा है। सेकंड फेलो 2019 में आया। आज माशाल्लाह उसने फेलोशिप ख़त्म करने के बाद पेशावर के अंदर उसको एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली। और मैं ये बार बार एग्जांपल देता हूँ, जिसके ऊपर अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें मुझे उन्होंने बुलाया एज एन इनवाइटी, कि मेंटरशिप का मतलब क्या होता है। जब मैं बहुत यंग सर्जन था, अब तो एज हो गई है, मिडिल से भी ऊपर चला गया हूँ, जब मैं बहुत यंग था तो मेरे टीचर ने मुझे एक आखिरी जहन में बात बैठ गई है कि उसने मुझे बोला, उमर डू यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ मेंटरशिप, कि मेंटरशिप क्या होती है, टीचर क्या होता है। मतलब प्लीज टेल मी, प्रॉफ था वो, वन ऑफ द टॉप, तो उसने कहा द ट्रू मीनिंग ऑफ मेंटरशिप इज टू बिकम इररेलेवेंट एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग बट योर स्किल रिमेन्स। कि मतलब आपने इररेलेवेंट हो जाना है, और ये चीज जब तक आप नहीं करेंगे, जब आप चले जाएंगे नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली। तो मेरा जो फेलो था, मैंने उसको आखिर में कहा कि मैं इररेलेवेंट हूं अब तुम्हारे लिए, मेरी स्किल्स है लेकिन मैं नहीं, अब जाओ और अपना काम करो। जब आपके पास वो सिस्टम नहीं होगा जिसके अंदर आप अपने आप को इररेलेवेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे और भी सर्जन हैं, बड़े अच्छे पाकिस्तानी कोलीग्स हैं मेरे जो इस तरह के कर रहे हैं। जब सिस्टम के अंदर से यंग लड़के सर्जन बन के निकलेंगे तो वो सोसाइटी के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। और वो एक पूरा तो फिर फिजियोथेरेपी की जहां तक बात है, हमारे पास एक पूरा सिस्टम इन प्लेस है। अब हम जो अपना नया सेटअप करने जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टॉप हॉस्पिटल्स जो बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास बाहर से फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, क्रोएशिया से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहा है। तो हम लोग एक वन ऑफ द बेस्ट और टॉप क्लास फिजियो रिहैब डिपार्टमेंट बना रहे हैं कि सर्जरी खत्म हुई, रिहैब में गया, उसी दिन फिजियो की लाइफस्टाइल नॉर्मल हो। डॉक्टर साहब, अब जी जाते जाते अगर हम बात करें कि आपने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट का भी पूरा सिस्टम आ रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ पर सर्जरीज भी हो रही हैं, फिर दूसरा एक और सवाल आता है, लोग थोड़े से, क्योंकि पाकिस्तान मेजॉरिटी ऐसे अफोर्ड नहीं करती है, महंगा इलाज समझा जाता है कि ये जब होगा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए तो फिर आपके पास और कुछ कराने के लिए काम जो है पैसे नहीं रहेंगे। इस पर थोड़ा कुछ हुआ है, हमारे एडवांसमेंट के थोड़े रेट्स भी कम हुए हैं? देखिए, महंगाई तो बढ़ ही रही है। डॉलर रेट को अगर आप देखें तो स्टार्ट जब हमने सर्जरी शुरू की थी तो एक इम्प्लांट जो मिलता था 20,000 का, जो 60,000 का है। पाकिस्तान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सराउंडिंग रीजन में सबसे सस्ता ऑपरेट करता है। अगर एक सर्जरी इंग्लैंड के अंदर 15,000 पाउंड की होती है, वही सर्जरी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 800 पाउंड, 1000 पाउंड, 1100 पाउंड, मतलब 2-2.25 लाख आप कह सकते हैं, एवरेज 2.5 लाख रुपए की। अगर आप इसको आउटकम में देखें कि वो पेशेंट को 15 साल दे रहा है जिंदगी, तो इट्स नॉट अ बैड बार्गेन कंपेयरिंग टू बाहर कंट्री के अंदर। अगर आप सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट चले जाएं, वहाँ या सराउंडिंग कहीं चले जाएं, इंडिया भी चले जाएं, तो वहाँ भी 7-7, 8-8 लाख रुपए के ऑपरेशन होते हैं। बिल्कुल, ऑफ लाइफ बड़ा मैटर करती है और उसको बेहतर करने के लिए अगर आप एडवांसमेंट और साइंस से फायदा उठाएंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू फॉर डूइंग पाकिस्तान में आकर वो तमाम चीजें, क्योंकि इंग्लैंड से सीखकर अक्सर लोग या कहीं किसी भी डेवलप कंट्री से सीखकर वहीं रह जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए खिदमत करने का जज्बा रखना भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसके साथ साथ जो मिथ्स हैं वो भी आपके क्लियर हुए कि एक तो ये सर्जरी भी सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है, फिर इलाज भी जरूरी है, क्योंकि वो सर्जरी हो या कोई भी हो। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी काबीना ने एक और डिसीजन ले लिया है और ये डिसीजन आपकी, हमारी, हम सब की जेबों पर भारी पड़ने वाला है कि एक बार फिर से एक ऐसा डिसीजन लिया गया कि बिजली की कीमतें मजमूई तौर पर 5.65 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी गई है। जी, अब ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ही बिजली महंगी होगी। आप मतलब पहले तो नेपरा इजाजत देता था, समरी भेजता था, फिर वज़ीर आज़म उसको एक्सेप्ट करते थे या फिर रिजेक्ट करते थे, लेकिन इस दफ़ा ये किया कि 5.65 रुपये अगर बढ़ाना है तो वो किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो आज ही मतलब जब भी ये डिसाइड होगा तो ये दे दिया जाएगा। और फिर 2 साल 7 माह में कितनी बिजली महंगी अभी तक हुई है ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब आगे आइंदा होना क्या है, वो ये होना है कि आइंदा 3 सालों में, 2 से 2.5 सालों में आपकी बिजली की जो कीमत है वो 5.65 जब बढ़ेगी तो फिर बिल कितने बढ़ेंगे, इस बात का आप अंदाजा लगा। बिल्कुल, और ये एक साथ इजाफा नहीं होगा। उस ऑर्डिनेंस में ये भी तय किया जाएगा कि कुछ कुछ वक्फे के साथ उन्होंने पूरा 5.65 पूरा करना है पर यूनिट, यानी कि बिजली महंगी होने वाली है और ऑर्डिनेंस आएगा, कोई एग्जैक्टली इफेक्ट पड़ेगा और वो ओवरऑल बिजली महंगी हो जाएगी। और अभी तक का अगर हम जिक्र कर लें अब कि 7 माह में कितनी 2 साल 7 माह जो टोटल टाइम फ्रेम है गवर्नमेंट का, जिन्होंने जब से इक़्तिदार संभाला है, कि अब तक कितनी बिजली महंगी हुई है, गर्दिशी कर्जों में कितना इजाफा हुआ है। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 साल 7 माह में बिजली 5 रुपए 80 पैसे फी यूनिट तक
टोटल महंगी की गई है अब तक। मतलब अब तक भी 5 रुपए 80 पैसे और आइंदा भी यही प्लान बनाया गया, जबकि गर्दिशी कर्जे भी 1183 अरब रुपए बढ़ चुके हैं। बिजली 5 रुपए 80 पैसे फी यूनिट तक महंगी हुई है। पहली बार अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2019 को बिजली 1 रुपए 27 पैसे फी यूनिट बढ़ाई गई थी। उसके बाद 1 जनवरी के बाद 1 जुलाई 2019 को एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया था और इस बार का इजाफा 1 रुपए 49 पैसे फी यूनिट था। और इसके बाद फिर तीसरी मरतबा अक्टूबर 2019 में ही, मतलब एक साल में ये तीसरी मरतबा हुआ जब 2019 अक्टूबर में बिजली 53 पैसे फी यूनिट महंगी की गई और फिर चौथी बार दिसंबर में ही, यानी कि 2019 दिसंबर में बिजली 30 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई। और फिर दिसंबर में ही एक मरतबा और, यानी कि दिसंबर में नहीं, इट हैपेंड इन 2020 जब एक साल का बीच में गैप आया, तो पांचवी बार जो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ वो दिसंबर 2020 में 26 पैसे फी यूनिट बढ़ाई गई। और फिर छठी बार फरवरी 2021 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया, जो कि पिछले महीने था। और बिजली महंगी करने के बावजूद सर्कुलर डेट तो बढ़ता ही चला गया और 2.5 साल में सर्कुलर डेट में 1183 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अगस्त 2018 की बात करें तो सर्कुलर डेट का हुजम 1148 रुपए था। और फिर ये जो बात की जाती थी सर्कुलर डेट को कैसे कम करना है, उस पर इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हुई, लेकिन इस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो 2331 अरब रुपए हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल है। सर्कुलर डेट बढ़ने की वजूहात भी सामने आ रही हैं। और जो वजूहात सामने आई है कि बिजली तंसीरा कंपनियों ने बदइंतजामी, तरसीली नुकसानात हैं। ज़राए पावर डिवीजन आज़ाद कश्मीर की अंडर इंक्वायरी सब्सिडी की अदम अदायगी भी वजूहात में शामिल है, जबकि IPPs के बकायाजात की अदायगियों में ताखीर और इस पर सूद भी इन वजूहात में शामिल है। और फिर पावर होल्डिंग PHPL के सूद समेत कर्जे, बिजली की पैदावारी लागत के इल्तवा भी बड़ी वजह है। और के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे जो वाजिबात की अदम अदायगी है उसकी वजह से भी सर्कुलर डेट में तेज रफ्तारी से इजाफा होता चला जा रहा है। और फिर यहाँ पर बात नहीं होती खत्म, हम तो अब ये भी देख रहे हैं कि जहाँ बिजली की कीमत बढ़ी है वहीं पर अब खबरें आ रही हैं कि गैस भी एक बार फिर बढ़ा दी जाएगी, गैस की कीमत में भी इजाफा होगा। और सुई गैस कंपनियों की ओगरा में गैस की कीमत बढ़ाने की दरखास्त भी सामने आ चुकी है। और सुई नॉर्दर्न की तरफ से गैस की कीमत 857 रुपए 40 पैसे फी MMBTU इजाफे की तजवीज़ दी गई है। और सुई नॉर्दर्न ने 109 रुपए 78 पैसे फी MMBTU में इजाफा मांग लिया है। तो ना सिर्फ बिजली बल्कि गैस की प्राइसेस में भी एक दफ़ा फिर से इजाफा होने जा रहा है। तो हम जो ये क्लेम कर रहे थे कि 2021 में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, हमारी जो मईशत है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको याद होगा जब हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया था डेफिसिट से, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि अब इसका इम्पैक्ट आवाम को मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि वो इम्पैक्ट मिलता वो दोबारा से डेफिसिट में चला गया और सिचुएशन जो है वो ग्राफ दोबारा से डाउन होना शुरू और फिर अब हमने ये भी देखा है कि किस तरह से सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि 161 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान सबसे अब पीछे है। जो लिस्ट में 161 मुल्कों में पाकिस्तान से आगे हैं। अब ये वजह क्या है, आखिर क्या ऐसी तरीकाकार अपनाया जाए कि महंगाई कम हो, इस तरह से बढ़े ना, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें मजीद ना बढ़ें, क्योंकि अब तो ये ऐलानात भी कर दिए गए, ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। डॉक्टर सलमान आ जाएगा ऑर्डिनेंस जल्द ही। डॉक्टर सलमान शाह साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिर हल क्या है हमारे परेशानियों का जो कि आवाम को इस वक्त फेस करनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, एक तो महंगाई की, लेकिन जो स्पेसिफिकली बात हो रही है इस वक्त जो ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली महंगी करने का अब प्लान बना दिया गया है, ये अपनी मिसाल आप है, ये बहुत तनकीद भी हो रही है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसकी बड़ी वजह क्या है जी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है उसका बिजली का निज़ाम और गैस का निज़ाम, एनर्जी का निज़ाम जो है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन निज़ाम है। और इसकी वजह आपको मालूम है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स किए गए हैं वो खासे महंगे तरीन किए गए हैं। पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं वो दुनिया में जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनसे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं, जो चले या ना चले, वो हुकूमत को देने पड़ते हैं उसके बिल, और उसकी लिंकेज है इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, इंटरनेशनल गैस प्राइसेस, इंटरनेशनल LNG प्राइसेस और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ। और वो तमाम, क्योंकि एक इम्पोर्टेड एनर्जी है, वो आप जब डॉलर्स में खरीदते हैं और रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो वो फिर और एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाती है अवाम के लिए।
और अवाम की उस तरह से आमदन नहीं बढ़ी जिस तरह से बिजली और गैस की महंगाई है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपका गर्दिशी कर्जा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और IMF प्रोग्राम जो है उसमें क्योंकि अब पाकिस्तान का दिवालियापन था जिसका जो सलूशन था कि आपको IMF प्रोग्राम करना पड़ेगा, और क्योंकि IMF के साथ पाकिस्तान तकरीबन पहले 22 प्रोग्राम्स कर चुका है और IMF कहता है कि आप हमसे जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसमें उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और जब वो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो वो प्रोग्राम जो है वो खराब हो जाता है और वो डीरेल हो जाता है और वो अपने मकसद पूरे नहीं कर सकता। सो अब IMF जो है वो आपको अप फ्रंट सारे काम कराता है, और मेन उनका जो है फोकस वो ये है कि जितना बिजली का कॉस्ट है उसको आप रिकवर करें और ये जो गर्दिशी कर्जे हैं इनकी ग्रोथ को रोकें और फिर इनको ख़त्म करें, क्योंकि ये बजट के ऊपर इनका सारा बोझ पड़ता है और वो फिर आपकी फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट्स हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल है, लेकिन अगर उसका ले तो बेसिक उसका जो कॉज है वो पाकिस्तान में जो बैंकरप्ट इकॉनमी थी जिसमें कर्जों की बुछाड़ थी, तो अब इंटरनेशनल डेट मार्केट भी आपके लिए बंद है और आपको अब सब्सिडीज देना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल बिल्कुल। बैंकरप्ट इकोनॉमी की आप बात करें डॉक्टर साहब, बैंकरप्ट इकोनॉमी तो अभी भी सूरत हाल तो बेहतर नहीं है, सर्कुलर डेट अभी भी ज्यादा है। 2 साल 7 माह में जितने कर्जे इस हुकूमत ने लिए पिछली हुकूमतों ने नहीं लिए थे, तो पाकिस्तान तो आज भी वहां खड़ा है रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट्स। पाकिस्तान की सिचुएशन आज भी कुछ बेहतर नहीं है, अब तो आवाम की सिचुएशन भी खराब होना शुरू हो गई। IPPs के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, रिवाइज हुए थे, एक बड़ी कामयाबी PTI ने कहा कि हमारी हुकूमत को मिली है कि हमने रिवाइज कर लिया IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को। अब उसका इंपैक्ट इस सूरत में पड़ रहा है कि बिजली मजीद महंगी कर दी जाएगी, और वो भी ऑर्डिनेंस की सूरत में इदारों को इन्वॉल्व किए बगैर। देखें उसमें इशू ये है क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत से जो हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं और वो पिछले चंद सालों में लगाए गए हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत महंगे हैं, और जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आते हैं जितनी ज्यादा आप बिजली कंज्यूम करते हैं उतना ज्यादा सर्कुलर डेट होना शुरू हो जाता है। ये एक पाकिस्तान में एक बहुत प्रॉब्लम है कि जब तक आपके ये पुराने प्लांट्स जो हैं ये ख़त्म नहीं होते और इनकी जगह पे नए प्लांट्स नहीं आते जिनकी कीमत कम हो, जिनकी कंपेटिटिवनेस हो और जिनके लिए आपको इंपोर्ट ना करना पड़े। सो आपने एक क्योंकि पिछली जो स्ट्रेटजीज थी उसमें इंपोर्टेड हर चीज़ थी, फ्यूल सारा इंपोर्टेड था और उसकी वजह से पाकिस्तान एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। डॉक्टर साहब आपने जिस तरह से राइटली कहा है, डॉक्टर साहब आपने राइटली कह दिया, एक्सप्लेन भी आपने कर दिया। एक मेरी बात मुकम्मल होने दें। अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान को अब नई बिजली जो है वो आपको सोलर पे लानी पड़ेगी ताकि कम से कम फ्यूल से आप बचें। Very true. और ये प्रोसेस जाहिर है कि ओवरनाइट तो नहीं होगा, बट ये है कि एज अ पॉलिसी एंड एज अ स्ट्रेटजी नई कैपेसिटी जितनी भी आनी चाहिए यहाँ वो सोलर पे आनी चाहिए और यहाँ वो हाइडल पे आनी चाहिए। ठीक है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी हाइडल के ऊपर बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुकी है, लेकिन उनको वक्त लगता है आने में। तो शॉर्ट टर्म में आप नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप इसको मैनेज करें, जो आपने मायदा किया IPPs के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो इनएफिशिएंसीज हैं इस वक्त सिस्टम में उनको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन का कोई अमल नहीं शुरू किया गया, ना पहले किया गया और ना अब किया गया।
क्योंकि इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि जब तक आप ये मसले हल नहीं करेंगे इसका वे फॉरवर्ड जो है डॉक्टर साहब आपने राइटली एक्सप्लेन कर दिए तमाम प्रॉब्लम्स, आपने जिक्र कर दिया आईएमएफ का भी कि उसकी वजह से भी बाइंडिंग्स हैं, आपने जिक्र कर दिया कि आईपीपीज के पुराने वायदे हैं अब रिवाइज हो रहे हैं, जब तक नए प्लांट्स नहीं लगते तब तक मामला ठीक नहीं होंगे, सोलर पे जाना पड़ेगा, ये भी बहुत कॉस्टली है, फिर इसके अलावा हाइडल प्रोजेक्ट्स लंबा टाइम है अभी उनको कंप्लीट होने में। ये तमाम प्रॉब्लम्स का तो हम सबको अब देखने में अंदाजा भी हो रहा है कि इश्यूज हैं, हल जो है इसका मतलब है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ही है, आवाम को रिलीफ आपको नजर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म नहीं मिलने वाला? जी जाहिर है कि अगर तो तेल की कीमतें बिल्कुल ही गिर जाएं और कम हो जाएं ताकि उसकी एनर्जी कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है बिजली के बिल के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो होता है वो कैपेसिटी पेमेंट होती है जिसका मतलब ये है कि आपने पे करना है अगर वो बिजली आप लेते हैं या नहीं लेते। दूसरा हिस्सा होता है उसका एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बनी हुई है और इम्पोर्टेड फ्यूल अगर महंगा होगा तो वो भी आपको आगे बेचना पड़ेगा। फिर इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न्स भी आपने फिक्स किए हुए हैं जी। सो आई मीन इसमें तो हम जकड़े हुए हैं, इस सेक्टर को रिफॉर्म्स चाहिए और बहुत मेजर रिफॉर्म्स चाहिए। और आईएमएफ कहता है कि जी जब तक आपकी रिफॉर्म्स मुकम्मल होती हैं उस वक्त तक आप सर्कुलर डेट को बढ़ा नहीं सकते, आपने उसको कम करना है और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ये सारी चीजें जाएंगी। कंटेंशन है जो हमें अब इस पे जो फोकस है इस वक्त वो है कि जितनी भी हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं इस सेक्टर में वो की जाए, जितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वो इस सेक्टर में की जाए। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस कॉस्ट कटिंग में एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो आवाम के ऊपर पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने इसको एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन उन लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ती है जिन्होंने मंथली है वो इन तमाम चीजों को देखकर बनाना होता है। 5 रुपए 65 पैसे फी यूनिट का मतलब है महंगाई का ग्राफ फिर से एकदम ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल, महंगाई का वजह बताना कि क्यों हो रही है ये तो बड़ा आसान है, लेकिन उसका हल तलाश करना शॉर्ट टर्म बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं इसका कोई हल जल्द से जल्द तलाश किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ओवर द वीकेंड हमने देखा कि एक स्टोरी थी जो कि बहुत दुनिया देख भी रही है, वायरल भी हो रही है, वो है मोहब्बत की एक लाजवाल मिसाल कि अगर आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हादसा हो जाए तो आपने हौसला नहीं हारना। बिल्कुल, और ऐसे ही एक कपल से आपकी मुलाकात हुई है, आपको पैकेज दिखाते हैं। हेलो, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाऊद और सना के साथ। दाऊद बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे थे और नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह सभी गुजारते हैं, एक हादसा हुआ और उसके बाद फिर उनको क्या मुश्किलात आई और किस तरह से फिर उन्होंने आगे ज़िंदगी गुजारी। और जो इनके साथ बैठी हैं वो इनकी वाइफ हैं सना, उन्होंने कैसे इरादा किया कि वो शादी करेंगी और फिर बहुत सी मुश्किलात ऑब्वियसली आती हैं, सोच में आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आई थी और कैसे आई थी। दाऊद, जैसे कि अब हम देख रहे हैं आप दोनों माशाल्लाह अब शादीशुदा हैं, ये बताइएगा शादी से पहले नवंबर में जो हादसा हुआ था वो क्या था? यही कि वो एक लोहे का बैरियल से आया था, उसको मैं छत पे लेके जा रहा था, ठीक है, तो खींच रहा था बाइस गली से ही ना ऊपर खींच रहा था, तो वो मेन तारों के साथ टच हो गया, मुझे भी नहीं पता लगा कब टच हुआ है। तो हादसा तो हो गया, उस दौरान आप मोहब्बत करते थे सना के साथ जी। तो फिर जब ये हादसा हुआ तो फिर क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे उस वक्त? उस वक्त यही फीलिंग्स थी कि इसका ही ज़हन में आया कि मैंने कहा नहीं अब पता नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जिनके साथ ऐसे हादसे होते हैं उनको छोड़ जाती हैं उनकी बीवियां, शादी हुई हो तो छोड़ जाती हैं, तो मेरी तो अभी हुई भी नहीं थी। तो यही ज़हन में आ रहा था उल्टी सीधी बातें कि ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता, अब एक्सेप्ट करते हैं, करती है कि नहीं करती, क्योंकि मैं अब जिस हालत में हूँ इस हालत में तो दुनिया भी मुझे शायद ही एक्सेप्ट करे, लेकिन जिसने एक्सेप्ट करना था उसने तो कर लिया। हाँ। वो आप बताएं कि बहुत सी ऐसी बातें लोग भी करते होंगे, क्या हुआ, फीलिंग क्या थी जब ये मतलब आपको जब मालूम हुआ कि आपकी ज़िंदगी जो कि दाऊद से जुड़ी थी आगे उसको इस तरह बड़ा हादसा पे? जी, एकदम से मुझे पता लगा तो एकदम से तो मैं घबरा गई, मैंने सोचा ये क्या हो गया उसके साथ। तो फिर मैंने मतलब सोचा, मैंने कहा जो भी खुदा करता है अच्छे के लिए ही करता है, तो मैंने फिर भी खुदावंद का शुक्र किया और
इसकी नई ज़िंदगी के लिए खुदा उनका शुक्र किया और इसके साथ रहने का मैंने वादा किया था। फ्रेंडशिप जब हुई हमारी, हमने एक दूसरे के साथ वादे किए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तो मैंने कहा मैं दुख सुख में हमेशा तुम्हारे साथ। तो फिर जब भी इसके साथ ये हादसा पेश आया तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बस इसके बारे में सोचा कि बस ये मेरी। दाऊद, मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ और आपके लिए भी सना कि अल्लाह ताला आपको जल्द जो आप चाहते हैं वो मिल जाए। नाज़रीन, बहुत सी ज़िंदगी में मिसालें होती हैं, उसमें से एक ये मिसाल ऐसी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे ख्याल में वर्ड्स कम पड़ जाएंगे और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है जो कि हर कोई ना फील कर सकता है, ना हर कोई ये एज्यूम कर सकता है कि ये कैसे सना ने इरादा किया और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया। और आप देख लें, बड़ी माशाल्लाह हंसी खुशी दोनों रह रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसी कायम दाम रखे। लेकिन एक चीज़ है कि एहतियात भी बड़ी ज़रूरी है। ऐसे हादसे ज़िंदगी में हो जाते हैं, हादसों से बचने के लिए एहतियात होती है और अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर हिम्मत होती है, हौसला होता है और इरादे होते हैं। इन दोनों ने माशाल्लाह वो दिखाए। हर कोई इतना किस्मत वाला खुशकिस्मत नहीं होता कि उसको सना मिल जाए। ज़बरदस्त बात की आपने अबू ज़र, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और कोई मुखिया हज़रात अगर इनकी मदद करना चाहते हैं ताकि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो तो ज़रूर करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में हालिया दरार के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के लिए कराची से कौमी असम्बली की नशिस्त 249 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत तलब कर ली है। और ये तजवीज़ मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जानिब से उस वक्त सामने आई जब साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात में इस मामले को उठाया, जहाँ दोनों जमातों के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। लेकिन अब मामला ये है कि NA 249 के लिए पीपल्स पार्टी का भी अपना कैंडिडेट अनाउंस हो चुका है। अभी ऑब्वियसली फाइनल तो सामने आएगा डिसीजन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि PDM की दरार जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो गई है। तो इस पर बात करेंगे हम। शौकत ज़रदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दरार जो है ये देर पर रहेगी या फिर ये मामला हल हो जाएगा और इत्तफाक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शौकत ज़रदारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शौकत साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं NA 249 का मामला, ये कहा जा रहा है कि PDM के इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन NA 249 पर फैसला हो सकता है कि एक ही उम्मीदवार हो जाए। आपको ये पॉसिबल लग रहा है कि PDM का एक ही उम्मीदवार होगा? देखें, सियासत में कोई भी चीज़ हर्फ आखिर तो नहीं है और माजी में भी हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो सीट एडजस्टमेंट्स की हैं, लेकिन यहाँ पे जो NA 249 है, इसका अगर आप पास्ट पर्सपेक्टिव देखें और इसके जो पास्ट रिजल्ट्स हैं 2018 के स्पेसिफिकली, इसमें डेफिनेटली PTI को वोट पड़ा, फैसल वावडा साहब जीते, लेकिन फैसल वावडा साहब जिस मार्जिन से जीते PMLN से, वो मार्जिन बहुत कम था, कोई 700 वोट का मार्जिन था और पूरे हल्के में कोई 2500 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए थे। तो अगर आप उस मार्जिन को देखें तो PMLN को बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी से इलाक की बात करे, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी तो 2018 में भी 5वें नंबर पे आई है इस हल्के में। इससे पहले जो आप हैरान होंगे कि तीसरे नंबर पे जो जमात आई थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आई थी, उन्होंने 23,000 वोट दिए थे। फिर MMA का अपना 10,000 वोट पड़ा है पिछले इलेक्शन में। MMA डेफिनेटली मौलाना फजल रहमान एक बड़ा कद रखते हैं MMA की क़यादत में, तो डेफिनेटली वो 10,000 वोट भी अगर PMLN हासिल कर लेती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो वोट ही 7,000 पड़ा है इसमें। और जहां तक आपका सवाल है कि आगे क्या होगा, देखें जब PDM बना था तो काफी सीनियर दोस्त आपके इदारे से भी वाबस्ता, हम मुख्तलिफ औकात पे राब्तों में रहे हैं और मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी आखिर में जाके एक बहुत बड़ा अपसेट करेगी और पीपल्स पार्टी ने वो अपसेट कर दिया है। और पीपल्स पार्टी अगर PDM का जो इस वक्त अपना मुतालबा है या PDM का जो इस वक्त स्टांस है कि जी हम लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशंस की तरफ जाएं, तो पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है इस पूरे जो है वो PDM में जिसका नुकसान ज्यादा होगा इस्तीफा देने से। तो सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती है, डोंट सी, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट विथड्रॉ करेगी, क्योंकि PMLN जो है उसके हवाले से मशहूर हो गया है कि जी PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब में है।
इसी तरह पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड सिंध में, तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि PMLN का कैंडिडेट जो है वो कराची से हम कामयाब करें। बिल्कुल, और जरदारी साहब आपने ये बात बिल्कुल वेरी ट्रू के जो स्टेटिस्टिक्स बताए हैं कि उस वक्त नून लीग की एक होल्डिंग थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया जब बाय इलेक्शंस हुए सिंध में और पीपल्स पार्टी के वोट्स भी पड़े, उनकी सीट्स दोबारा वही इंटैक्ट रही। लेकिन आपने ये भी कहा कि इसका नुकसान भी होगा पीपल्स पार्टी को क्योंकि उनका इतना मेजर वोट नहीं है इस हल्के में। क्या इस चीज को नजर में नहीं रखा जाएगा? और पहले कमिटमेंट हुई भी कि हम सेम रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, अब तो दरारें फिर हर जगह ही नजर आ रही हैं। देखें, MQM के डाउनफॉल के बाद कराची के जो वो हल्के जो पीपल्स पार्टी के हल्के थे पहले से, उनमें भी अपसेट हुआ, लियारी में भी अपसेट हुआ। और इस वक्त ये जो NA 249 का हल्का है, इसकी अगर आप थोड़ी सी जियोग्राफिकल पोजीशनिंग देखें तो अगस्त 2020 में सिंध हुकूमत ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को तोड़ के। तो डेफिनेटली वो जो किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना है, अब जाहिर बात है जो इलेक्शन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नई डेमोग्राफिक्स हैं उस पे ये इलेक्शन होगा। और इस इलेक्शन में डेफिनेटली जो माजी के इलाके थे इस NA 249 में कुछ नए एरियाज ऐड हुए हैं, कुछ पुराने एरियाज जो है वो माइनस हुए हैं। तो वो उधर पे भी ये जो नंबर ऑफ वोट्स है उसका एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ यकीनन नजर आएगा। और जहां तक आपने बात की कि सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इंटैक्ट है और सिंध में पीपल्स पार्टी ने बाय इलेक्शंस जीते हैं, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने बाय इलेक्शंस जीते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये बाय इलेक्शंस मेजॉरिटी उन सीट्स पे हुए हैं जो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं 2008 से लेके आज तक। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि पीपल्स पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो वोट है वो कराची का जो वोट है ना, कराची का वोट एक शऊरी वोट रहा है शुरू से। ये तो कुछ बीच में हमने देखा कि एक दो दिहाइयां हमें वहां पे थोड़ा सा तासुब और लिसानियत नजर आई, लेकिन आज भी कराची का वोटर बड़ा बाशऊर वोटर है और उसने हमेशा अपने शऊर के मुताबिक। आपकी बात बिल्कुल बजाय, कोई भी जी आपकी बात बिल्कुल बजाय कि शऊरी वोट होता है कराची का और उसके रिफ्लेक्शन हमें ये देखने में है कि आपने खुद जिक्र किया 2018 में बड़ा कम मार्जिन था शहबाज शरीफ साहब और फैसल वावडा के दरमियान। अब चूंकि अपोजिशन अगर अपने तगड़े उम्मीदवार को लेकर आती है सामने, तो फिर जो हुकूमत है वो भी अपने तगड़े उम्मीदवार को सामने लाएगी। अब ये जो मामला है, खुर्रम शेर जमान की सरबराही में जब कल मीटिंग हुई बहादुराबाद में, MQM की फेवर मांगी गई है, उनसे कहा गया कि आप हमारे हक में दस्तबरदार हो जाएं। आपको लग रहा है ये पॉसिबिलिटी है? और अगर होता है तो फिर उससे कितना फायदा होगा? देखिए, MQM की जो इस वक्त पोजीशन है और ये लोग इत्तेहाद में बैठे हैं, वो जो शुरू में मैंने बात की, देखिए हम सियासत को दो एंगल से देखते हैं। एक तो उसका पॉलिटिकल एंगल है और दूसरा उसका एक फैक्चुअल एंगल है। जैसे मैंने कहा कि कराची से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अगर सीट निकाली और इन तमाम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, तो आप समझें कि सिंध के अंदर जो PMLN का घोड़ा मुर्दा पड़ा हुआ है। चंद लोग हैं जो हमें अक्सर एक्टिविटीज करते हुए नजर आते हैं और बहुत कम। तो सिंध कभी भी PMLN का इंटरेस्ट रहा ही नहीं है फ्रॉम द इरा ऑफ नवाज शरीफ। और इस वक्त भी जो सिचुएशन है, मैं बात कर रहा हूँ वोटिंग की, पार्टी की, तंजीम की, तो PMLN की सिंध में तो तंजीम साजी ना होने के बराबर है। तो MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जमातें किसी भी सूरत में ये चाहेंगी कि PMLN का कैंडिडेट हो और वो जीत जाए। PTI से मैं आपको बताऊं कि हो सकता है अंदर खाते, जिस तरह PDM का एक माहौल बन गया है, हो सकता है अंदर खाते जो है वो पीपल्स पार्टी PTI को सपोर्ट कर जाए, लेकिन PTI को इसके लिए फिर बड़ा तगड़ा उम्मीदवार लाना पड़ेगा। अभी PTI ने जो उम्मीदवार दिया है उस पर विद इन पार्टी जो है वो एतराजात सामने आए हैं। अभी देखते हैं, अभी तो पेपर्स की स्क्रूटनी होनी है, फाइनलाइज होने हैं, कौन अपना कैंडिडेचर वापस लेता है। इट विल टेक टाइम। लेकिन NA 249 ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि PDM के लिए और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है, जो बयानिए इस वक्त इन हरीफों ने रखे हुए हैं। शौकत साहब, 2018 में भी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये सीट सिक्योर कर सकी थी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि सियासी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर दिया गया ये सीट खाली छोड़कर, क्योंकि देयर इज अ बिग रिस्क कि वो ये सीट लूज भी कर सकते हैं? देखिए, ये सीट तो खाली वैसे ही होनी थी। फैसल वावडा साहब का जो केस लगा हुआ है, उन्होंने डिस्क्वालीफाई हो जाना है। बल्कि 2 साल 7 माह से ये चल ही रहा था ना, मतलब वो मामला तो चले जा रहा था। देखो, वो मामला क्लियर कट था, ये सीट खाली होना थी। अब ये सीट पे वापस आना या फिर असेंबलियों से इस्तीफे, देखें
इस वक्त कादर मंदोखेल जो है वो माजी में भी कैंडिडेट थे, अभी भी उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा। उन्होंने बड़ी एक पॉलिटिकल बात की है, वैलिड पॉलिटिकल बात की है कि देखिए जी आप तो इस्तीफे देने जा रहे हैं, फिर आप लड़ क्यों रहे हैं इलेक्शन? क्योंकि आपके जो डेडलाइंस रहे हैं कि जी हम ईद के बाद जो है वो फिर मार्च करेंगे, तो ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसकी तो डेट है 29 अप्रैल की। ये तो आप समझें कि जब आप बड़े किस्म के लॉन्ग मार्चेस, बड़े किस्म के धरने प्लान करते हैं, तो अब अप्रैल गुजर गया, मई में जो है वो अपना क्या कहते हैं रमजान, ईद, ये सारे मामला गुजर जाने हैं, तो आपने तो वैसे ही इस बाई इलेक्शन के 1 महीने के बाद जाके लॉन्ग मार्च करना है। तो मंदोखेल बड़ा इररिलेवेंट कमेंट है ये उनका। आप किसी को ना सियासत सिखा सकते हैं ना किसी पार्टी पर कमेंट कर सकते हैं। सियासत में ये होता है, यू टर्न्स भी चलते हैं, बयान एक दिन कुछ दिया जाता है, अगले दिन कुछ दिया जाता है, तो एक दूसरे को सिखाने के लिए ये भी फिर मैं कहूंगी कि उनका पॉलिटिकल कमेंट था, इट डजंट रियली रेलेवेंट टू द सिचुएशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब देखें ना, ये पॉलिटिकल कमेंटिंग, पॉलिटिकल टॉन्टिंग, ये अवाम बेचारे बड़े सादा हैं। वो कोई, जैसे आपको याद होगा शहबाज शरीफ का बयान था कि वो किसी को घसीटना चाहते थे सड़कों पे, तो लोग बड़ा खुश हुए कि जी ये तो बड़ा इनकलाब आने वाला है, और बाद में वही हुआ कि पॉलिटिकल मफादात की वजह से सारे लोग मिलकर बैठ गए। ये मिलते हैं, ये बैठते हैं, और यही जमहूरियत है। शौकत साहब आपने कहा यही जमहूरियत है कि मिले बैठे और फिर सियासी बयानात अपनी जगह। अगर जाते जाते अगर हम क्विकली अगर बात कर सकें कि अगर ये जो अपनी अपनी कैंपेन होती है पीडीएम की, क्योंकि गिलगित में भी इलेक्शंस हुए तभी अपनी अपनी कैंपेन थी पीडीएम के पार्टीज की, तो आपको लग रहा है इसका इंपैक्ट पीडीएम की जो तहरीक है या टारगेट है उस पर नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एक बाई इलेक्शन की हद तक ही पॉलिटिकल डिवीजन नजर आएगी? देखिए, लोगों की मेमोरी बड़ी कमजोर है। पाकिस्तान में इस तरह के डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स या डेमोक्रेटिक तहरीक, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं बना है। एमआरडी आप देख लें, फिर एआरडी बना मुशर्रफ के दौर में, अब ये पीडीएम है। अपोजिशन जमातें इत्तेहाद बनाती हैं, वो इत्तेहाद मकासद के लिए होते हैं, जैसे ही वो मकासद अचीव होते हैं या नहीं होते हैं या स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है, इत्तेहादों का बनना, इत्तेहादों का टूटना, दिस इज ऑलवेज फॉर अ टाइम बीइंग। लेकिन जो एक इत्तेहाद को लेके आप ये समझ लें कि इस इत्तेहाद ने अब सब कुछ करना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। हर जमात का अपना एक मंशूर है। वोटर के पास वो मंशूर लेके जाता है, वोटर के पास वो बयानिया ये वाला नहीं लेके जाता कि मैंने किसी की हुकूमत को निकालना है या मैंने महंगाई बढ़ गई है तो उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। तो एवरी पार्टी हैज देयर ओन मंशूर। बिल्कुल, एवरी पार्टी हैज देयर ओन आइडियोलॉजी, देयर ओन मैनिफेस्टो। थैंक यू सो मच शौकत ज़रदारी साहब मौजूद थे। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएंगे पीटीआई की रहनुमा मलिका बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वाज़े तौर पर कहा था कि आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है, आर्टिकल 218(3) के मुताबिक आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के अंदर शफाफियत लेकर आए। आप इंश्योर करें कि कानून ना तोड़ा जाए, आप इंश्योर करें कि करप्शन ना हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है जिसका एहतराम करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में फेल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोका। 2 मार्च को अली हैदर गिलानी ने इतराफ जुर्म किया। किसी भी मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरियत के अंदर, अगर एक मेंबर आने पार्लियामेंट पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर कहे कि हाँ मैंने ये वीडियोस के अंदर जो पेशकश हुई ये मैंने की थी, हाँ मैं ही वो फर्द वाहिद हूँ जिसने करप्शन को आगे बढ़ाया, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर बोली लगाई। तो किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरियत के अंदर आईनी इदारा अपना रोल अदा करता, आईनी इदारा अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करता। और आईन तरीके से आपकी रहनुमा मलिका बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन अब हम रुख करेंगे जाम शुरू का, जहां पर जाम यूनिवर्सिटी सिंध में 3 रोज़ा एग्जीबिशन लगाया गया आर्ट और इसके साथ साथ डिज़ाइन का। बड़ा ज़बरदस्त एग्जीबिशन था और इसकी अक्कासी के जरिए कोरोना की सूरत हाल को भी दिखाया गया। बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल को दिखाया गया और ये बड़ा ज़रूरी है कि एकेडमिकली भी न सिर्फ आर्ट में इसको हिस्सा बनाया जाए बल्कि हर तरह के टॉपिक्स में इस पर बात होनी चाहिए। हम बात करेंगे जी डायरेक्टर आर्ट एंड डिज़ाइन जामिया यूनिवर्सिटी सिंध सईद मंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और क्या ज़बरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स ने, आर्टिस्ट ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया है। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब।
जी वालेकुम सलाम। जैसा बड़ी जबरदस्त ये एग्जीबिशन रही, ये जो स्टूडेंट्स ने अपने काम की अक्कासी की है और कोरोना की सूरत हाल को दिखाया है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया। जी बुनियादी तौर पर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन है जी, वो 1970 से ये काम कर रहा है और इसकी जो फाउंडर थे वो नागौरी में था और ये बहुत ही एक हमारे सब्जेक्ट का बहुत बड़े आर्टिस्टों का बनाया जा रहा है। इसमें हमारा जो थीसिस शुरू हुआ है, इसकी इनाग्रेशन हुई 15 तारीख को, उसमें सूबाई जो कल्चर मिनिस्टर थे सरदार अली शाह और हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर कल्लू साहब है। हमारे पास 3 शो मतलब शुरू हुआ है, फाइन आर्ट्स, कम्युनिकेशन डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइन, वो जिसमें अबाउट 100 फाइनल प्रोजेक्ट्स बने थे। ये कोविड के ही सूरत हाल के बाद से उन्होंने घरों में बैठ के काम किया था, स्टोरी पे जाके हमारे साथ काउंसलिंग की थी। और ये एक बहुत सक्सेसफुल हमारा इवेंट रहा है। ज्यादातर वही मौजूद है जो हमारे समाज के हैं और जिसमें हमारे अपनी तकलीफ है, हमारे नौजवानों की हौसला अफजा है, उनको उन्होंने बच्चों किया और हमारी फैकल्टी है अलहमदुलिल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत से उनके साथ काम किया। हमारे फैकल्टी में अक्सर ज्यादातर वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाउ से पढ़े थे, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ। हमारी कोशिश ये है कि हम समाज में अपने आर्टिस्टों के बारे एक मैसेज दी और ये भी आर्ट वर्क बेहतरीन। जी सईद मंगी साहब, आपने जो कहा कि एक मैसेज देना चाहते हैं और वो जबरदस्त तरीके से आपकी जो स्टूडेंट्स हैं और जो फैकल्टी उन्होंने पहुंचाया भी, तो फिर बताइएगा आगे क्या क्या प्लान्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, किस तरह से आपने इसको लेकर चलना है और अगला एग्जीबिशन हम कब देखेंगे इतना जबरदस्त? जी इंशाअल्लाह ये हमारे एग्जीबिशन होते रहते हैं। अभी इसी एग्जीबिशन को हम कराची में मुनक़िद करना चाह रहे हैं एक बड़े स्केल पे और चाहते हैं कि पाकिस्तान के और शहरों में भी ले जाएं इसको, ताकि हमारे नौजवानों को जो फीडबैक वो मिले और वहाँ के जो नौजवान है वहाँ पे जो काम करे। बिल्कुल सही है, एंड आई थिंक यही सोच है जो चीजों को आगे लेकर भी जाती है। एंड गुड लक विद दैट कि आपने बड़े शहर में जाकर भी इस मैसेज को कराची में आपने कहा कि एग्जीक्यूट किए हैं। एंड डेफिनेटली एज अ डिपार्टमेंट अगर आप इसकी ऑनरशिप लेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी हौसलामंद बात होती है। बड़ा जबरदस्त काम किया है सईद मंगी साहब के डिपार्टमेंट ने और इनके स्टूडेंट्स ने और ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़े जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं और जैसे हमने देखा है कि ओवरऑल बड़ा एक फाइन काम किया है इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।